अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सदर अंजमन ताजरान ज़िला अटक राशिदुर्रहमान ख़ान साहब। सबसे पहले इनसे इनका ख़ानदानी पस मंज़र मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। मेरे वालिद साहब मास्टर राशिदुर्रहमान साहब, ज़ाहिर है वो उन्होंने पार्टीशन के टाइम पे माइग्रेट किया, 1947 में इधर आ गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम टीचिंग की और उसके बाद फिर उन्होंने आड़त का काम 1951 में शुरू किया और उनमें एक सोशल वर्कर और एक लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। तो उसके अगेंस्ट मास्टर राशिदुर्रहमान साहब ने 1954 में मरकज़ी अंजम ताजरान सिटी व ज़िला अटक बनाई और उसमें भरपूर खिदमत उन्होंने की और आखिरी वक़्त तक भी, बल्कि शायद इस चीज़ के बहुत सारे गवाह मौजूद हैं कि फौत होने के उनसे 15 दिन पहले तो इंतज़ामिया ने कोई 22 ताजरों को उठा लिया होटल बैकर्स के, और उसमें इकबाल साहब मरहूम का बेटा जो है वो इकराम आया और उसने कहा जी मास्टर साहब ये बात हो गई है, तो बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने कहा जी आप इस वक्त किधर जाएंगे? तो वो कहने लगे मैं जाऊंगा, मुझे कुर्सी पे बिठाओ और नीचे मैं गाड़ी में बैठूंगा, वहाँ से कुर्सी पे बैठ के। और जिस वक्त वो माइक पर आए हैं तो ऐसा लगता था जैसे कोई 18-20 साल का बच्चा जो है वो तकरीर कर रहा है, इतना ताकत, इतना ज़ोर। और उसके अगेंस्ट अल्लाह ने करम किया और इंतज़ामिया ने फ़ौरन ताजरान को छोड़ा। तो उन्होंने हर शोबा में मतलब है बहुत ज़्यादा खिदमत की और कोशिश की और उन्हीं का ये मिशन जो है। मैं जब वो फौत हुए तो उनकी एक तहरीर पढ़ रहा था जो एक हमारे बहुत मशहूर साफ़ी गुज़रे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें, खान अकबर यूसुफ़ज़ई ख़ान साहब। तो मैंने वो पेपर निकाला तो वो बैठे थे, तो मैं कह लगी ये तो मैंने 2007-8 में उनका इंटरव्यू दिया था। तो उसमें उन्होंने अपनी एक बायोग्राफ़ी लिखी थी पूरी मास्टर साहब ने। उसमें जो मुझे एक हार्ट को टच कर गई चीज़ कि वो लिखते हैं कि मुझे मौत का गम नहीं, मैंने शेरों की तरह ज़िंदगी गुजारी है और शेरों की तरह जाऊंगा, लेकिन अटक के ताजरों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि मेरे जाने के बाद इनका कौन ख्याल करेगा। तो उस वक़्त मैंने फिर ये मिशन उठाया कि मैं अटक के ताजरान की खिदमत करूँगा। आप मौलम भी रहे जी, ठेकेदारी भी की जी, अब ताजर बरादरी से वाबस्ता हैं, कारोबार कर रहे हैं जी। किस चीज़ में आकर ज़्यादा सुकून मिला? देखिए, सुकून आपको हर उस जगह पर है जो आप काम नेक नियति से, ईमानदारी से और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किसी को बग़ैर नुकसान पहुँचाए करते हैं। और जहाँ तक इन शोबों में से वैसे चुनना तो बात मुश्किल है, लेकिन चूँकि मेरे वालिद का मिशन था, मास्टर साहब का मिशन था ताजरान का, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आप सीरत कमेटी के अहदेदार भी हैं जी, ज़िले सदर अंजमन ताजरान भी हैं, पंजाब का अहदा भी है, जी। कैसे वक्त निकाल लेते हैं? मैंने जिस वक़्त ये तमाम चीज़ें आलमोस्ट इसमें पेपर वर्क में सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं जब ठेकेदारी करता था तो मेरे 3 से 4 करोड़ के काम, जिनकी मालियत आज की अगर वैल्यूएशन की जाए तो वो 50 करोड़ के सालाना काम बन जाएंगे, तो मैं लिया करता था। लेकिन जिस वक़्त मैं मास्टर साहब की फौतगी के बाद इस फील्ड में आया तो मैंने तमाम काम छोड़ दिए और सिर्फ मेरा एक ही मिशन बन गया, और उसमें मुझे जितना सुकून मिलता है खिदमत करके। तो आम हम बात सुनते रहते हैं कि आप अल्लाह के बंदों के काम करें तो अल्लाह आपके काम चलाते रहेंगे, लेकिन मैं अमली तौर पर इसमें एक आपके सामने मिसाल मौजूद हूँ कि मैं अपने कारोबार को बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये दिल करता है कि अगर मेरे कोई घंटी बजाए और किसी ने मेरे पास काम से आया है तो मैं कहता हूँ मैं 2 नफिल शुक्राने की अदा करूँ, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया। तो अल्लाह ताला मेरे मामलात को इस ऐसन तरीके से पूरे कर देते हैं
कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं जो सोशल वर्क के लिए वक्त निकालता हूँ तो वो कैसे निकलता है। एक अच्छा कारोबारी होने के लिए क्या औसाफ होने चाहिए? देखिए, एक अच्छा कारोबारी होने के लिए सबसे पहले तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, आप जो चीज़ देते हैं उसी चीज़ के पैसे लें। आप इस पे एक मैं छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आए, एक शख्स खड़ा था घोड़ा लेकर, तो उसने कीमत उसकी रखी हुई थी 500 दरहम। तो वो सहाबी रसूल अल्लाह ने, उन्होंने कहा मैं तो इसका 600 दरहम दूंगा। कैसी बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो 600 दरहम में दे दें आप। उन्होंने कहा नहीं, मैं 700 दूंगा। उन्होंने कहा आप शायद मेरे से मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको 800 दूंगा, आपका 800 दरहम का घोड़ा है, लेकिन आप मुझे एक बात बता दें कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि ये आप 500 दरहम में क्यों बेच रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे 500 दरहम की ज़रूरत है, तो ये घोड़ा कोई नहीं खरीदता। तो कहने लगा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने 500 के बजाय 800 में क्यों ख़रीदा। तो उन्होंने कहा हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठते हैं तो वो कहते हैं आप सौदा करें, लोगों की मजबूरियाँ ना ख़रीदें। आज के दौर में ये देखा जाता है कि एक शख्स मजबूर है, वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में 2 में बेचना चाहता है, दौड़ के पार्टियां पहुंच जाती हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अच्छे कारोबारी के लिए ये बहुत अहम बात है कि उसे ये चाहिए कि वो अपने ग्राहक को फैसिलिटेट करे, जितने की चीज़ है उतने में दे, और तोल और इन चीज़ों में क्वांटिटी क्वालिटी किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए 2 तरीक़ों से पैसों का बंदोबस्त है, एक है मनफी तरीका और एक है मुस्बत तरीका। अगर एक अच्छा कारोबारी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेगा, मनफी तरीके से पैसा छोड़ देगा, तो अगले गली के मोड़ पर मुस्बत तरीका उसका इंतज़ार कर रहा है। वो पैसे उसको मिलने ही मिलने हैं हर सूरत में। सिर्फ उसकी सोच पे डिपेंड करता है, उसकी जल्दबाजी पे डिपेंड करता है कि वो उसका कितना सब्र है या जल्दबाज है। अगर वो जल्दी लेना चाहेगा तो मनफी तरीके से ले लेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेगा तो उसको मुस्बत तरीके से मिल जाएंगे। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाते रहते हैं जी, बैरून ममालिक भी आप अक्सर जाते हैं, दौरे करते हैं जी। वहाँ की जो कौम है और पाकिस्तान की जो कौम है, इनका एक तकाबली जायज़ा पेश कर दें, और वहाँ कारोबार कैसा है और यहाँ कारोबार कैसा है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो जो कारोबारी लोग हैं वो कारोबार को बिल्कुल दीन इस्लाम के जो असूल हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक करते हैं। इसमें अक्सर अहबाब जब मेरे से बात करते हैं तो मैं कभी जब एब्रॉड जाना हो तो मैं उन्हें एक चीज़, वो फ़र्क पूछते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुसलमान यहाँ पर है और इस्लाम वहाँ पर है। वहाँ पर अगर आप एक स्टोर से चीज़ लेते हैं और आपको वो घर आकर पसंद नहीं आई, फिट नहीं आई, या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कहा कि यार ये आपको मज़ा नहीं कर रही है, या उसमें कोई छोटा सा नुक्स निकल आया, तो आप 15 दिन बाद, महीने बाद भी जाकर अगर उन्हें कहते हैं कि मैं लेके गया था, कंप्यूटर में रिकॉर्ड मौजूद होता है उनका, और वो आपको वापस कर फुल पेमेंट आपको कर देते हैं। हमारे यहाँ पर ये है कि जुनैद जमशेद साहब का एक मैं वाक़या शेयर करता जाऊँगा यहाँ पर, कि वो कहने लगे कि जी मैं खड़ा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बात की थी एक अपने आप को सामने रख के, उन्होंने कहा जी मैं खड़ा हूँ तो तारिक रोड की दुकान पे, तो हाजी इकबाल साहब आ जाते हैं, तो मुझे दूर से ही मैंने देखा, तो मैंने कहा आओ जी हाजी साहब क्या हाल हैं आपके, बड़े ठीक हैं, फर्स्ट क्लास, ये वो। जब हाजी साहब आए तो उन्होंने कहा मैंने एक वो छोटी सी कोई शॉल वाल लेनी है कोई बीवी के लिए। तो वो शाल लेने आए थे, तो मैंने उनको कोई 10 से 12 चीज़ें पकड़ा दी, बच्चियों के लिए भी बच्चों के लिए भी, और वो 5000 की चीज़ लेने आए थे, मैंने उन्हें 70,000 की शॉपिंग करवा दी और वो लेकर चले गए। अब पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ये है कि कहने लगे वो जुनैद जमशेद साहब कि जिस वक़्त 4 दिन बाद मैंने देखा हाजी साहब दुकान में आ रहे हैं, शापर उठाया हुआ है, तो मैंने कहा कुछ वापस ही करने आ रहे हैं शायद, तो वो मैंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया।
मतलब मैं इधर कस्टमर में बिज़ी हो गया, उधर कस्टमर में बिज़ी हो गया कि हाजी साहब से आंखें चार होंगी तो वो कहेंगे भाई ये वापस करना है, तो मैं तो वापस नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल में हमें ऐसा कारोबारी नहीं होना चाहिए। हमें अपने दीन इस्लाम को और उसके कवायद ज़वाबित को अगर हम फॉलो कर लें तो हमें ना किसी दुनिया के मुल्क की, ना किसी और ऐसी साइंस की ज़रूरत है। हमारे पास कलाम पाक जो है वो सबसे बड़ी साइंस है, सबसे बड़ी दुनिया है, और दुनिया की वो किताब है जिसके साथ की कोई किताब नहीं है। और ताजरों के हवाले से तो हर जगह आपको मुख्तलिफ़ कोटेशंस मिलेंगी उसमें, और अहादीस में आपको बहुत जगह रहनुमाई मिलेगी, और ज़ाहिर है पेशा पैगम्बरी भी है। तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के ताजर में और वहाँ के ताजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और शायद उसकी वजह हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान में कारोबार करने वाले ताजर को कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? पाकिस्तान में काम करने वाले ताजिर को मेरे ख्याल में तो कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। उसकी वजह शायद कोई एक पॉलिटिशियन नहीं होगा। मतलब मैं किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं करता, वो एक सीट है, उस पर पर्सन्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी एक ही है। मतलब उसके अंदर अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप इज़्ज़त और उनके वक़ार के हिसाब से देखें, तो अगर कभी एक ताजिर से छोटी सी गलती हो जाती है, जिसका मैं समझता हूँ अगर आप ये सवाल करेंगे तो इसका मैं आगे आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये जो ताजिर को जिस वक़्त उस गलती पर पुलिस या इंतज़ामिया जिस तरीके से लेकर जाती है, वो सेम लाइक क्रिमिनल। हालांकि वो एक क्रिमिनल नहीं है, वो एक बाइज़्ज़त कारोबार करने वाला बंदा है। उसकी एक पनिशमेंट तो होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन विद इन लिमिट होनी चाहिए। ताजरों के साथ हुकूमती ताउन की जहाँ तक बात है तो वो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ उस लेवल पर ताउन किया जाता है, और स्पेशली छोटे ताजिर के साथ, कि वो कोई कंफर्ट जोन में आ सके। एक इल्ज़ाम लगता है कि बड़े ताजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं जब किसी अशिया की कीमत बढ़ती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ये शायद आज से 40 साल पहले की अगर बात होती तो मैं आपकी बात को कहता कि ऐसा ही मुमकिन है, ऐसा ही शायद होता है। लेकिन आज के दौर में जितना जदीद दौर है और जितने वसाइल हैं, दुनिया में जहाज़ इतने उड़ रहे हैं, जितनी कारें ज़मीन पे नहीं चल रही हैं, और पानी के जहाज़ों की भी यही पोजीशन है, शिप्स की। तो इसमें तो जो 1998 का डाटा है, अगर आप बात करें खुश्क अनाज की या पल्सेस की या ग्रेन्स की या उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट में तो उसका कंट्रोल बनता ही नहीं है। मतलब है एक आपने हमेशा कोई भी एग्जांपल या कोई भी अगर डाटा अनाउंस करना होता है तो वो मोर देन 51% पे आप करते हैं। मतलब है कि अगर आपका ये सवाल है कि ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो अगर कोई 5% लोग कर रहे हैं तो वो तो उसमें काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि 95% तो परफेक्ट जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में एक जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन, लफ्ज़ में पॉलिटिशियन यूज़ करूँगा, मैं ना इस गवर्नमेंट की बात करूँगा ना इससे पिछली गवर्नमेंट की बात करूँगा, इसका किसी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। 1998 में आपने ब्लास्ट किया। अब ये शायद आपके सवाल से हट के हो, लेकिन मैं इसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। उस वक़्त आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस तरीके से काम कर रहा था कि आपकी 80% से ज़्यादा दालें, गंदम, चना और दीगर कपास, मतलब जितनी फसलें हैं वो आपकी 80% पाकिस्तान के अंदर थी। लेकिन आज की जो पोजीशन है 2021 की, इस वक्त मोर देन 80% आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको दुनिया में खुराक के मामले में हाईजैक करके मजबूर किया जा रहा है कि आपकी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, आपका अनाज ख़त्म हो गया है, अब आप जो है वो पाबंद हो जाएंगे दुनिया के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के कि वो चाहेंगे आपसे करवाएंगे। और इसमें ताजिर, मेरे ख़्याल में जो आपका सवाल था ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से,
उस लेवल पर इन्वॉल्व नहीं है। 2-4%, 5% तो हर जगह ये चीज़ें होती हैं। क्या ताजर तबका हुकूमत को अपने हिस्से का पूरा टैक्स देता है या इसमें भी बददियानती करता है? देखिए, लफ्ज़ बददियानती और टैक्स पूरा देना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ कि बददियानती तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा टैक्स लेने का तरीक़ाकार गलत है, हमारा ताजिर को समझाने का तरीक़ाकार गलत है। अगर ताजिर को तरीक़ाकार से समझाया जाए, आपको इस चीज़ का इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बखूबी अंदाज़ा है कि हमारी 70% आबादी जो है वो अनपढ़ है। हमारा जो टैक्स का परफॉर्मा है वो है इंग्लिश में। एक ताजिर का अगर 6,000 टैक्स बनता है सालाना, तो उसको 15,000 20,000 वकील को देना पड़ता है। अगर हुकूमत वो आसान फॉर्म बना दे, उर्दू में बना दे, आसान तरीके से, फिक्स टैक्स से, तो ताजिर टैक्स देने को तैयार है। और जो असल में ताजिर का और जो FBR का झगड़ा चल रहा है, वो ये नहीं है कि ताजिर टैक्स नहीं देना चाहता। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि उसमें कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें हैं कि वो अवेयर नहीं है। अब एक बाज़ जगह पे एक्सेप्शनल केस है ये, कि एक रेडी वाला है, फ़र्ज़ कर लें, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम है, मतलब वो कोई चार्ट लगाता है और वो पूरे इलाके में मशहूर है, और वो हो सकता है 20,000 रुपये रोज़ कमा रहा हो, लेकिन वो टैक्स एक पैनी नहीं दे रहा। लेकिन जो बड़ा स्टोर है वो तो वैसे ही नज़र में है, वो तो टैक्स दे रहा है। लेकिन हमारा जो FBR है, उसका टैक्स लेने का तरीक़ाकार गलत है। उसके वो अपना अगर तरीक़ाकार ठीक कर ले, तो वो ये चाहते हैं कि ये ताजिर टैक्स कलेक्टर बन जाए हमारा। वो ये नहीं चाहते कि ताजिर टैक्स दे। उन्हें पता है ताजिर टैक्स दे रहे हैं, ताजिर के टैक्स देने पे FBR को मसला नहीं है। मसला FBR को ये है कि जो बाकी, अगर उनके काउंटिंग में 40 लाख ताजिर है, टैक्स पेयर है सॉरी, तो उसमें अगर 30 लाख ताजिर है या 20 लाख ताजिर है, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा टैक्स कलेक्टर बन जाए। कि आप एक आम आदमी की हैसियत से एक स्टोर पर जाते हैं, आप जाके शॉपिंग करते हैं, ताजिर ने अपने पैसे पूरे लेने और इजाफी आपके पास सेल्स टैक्स लगकर उसमें फ्रेश। मेरा कज़न जर्मनी से आया, उसने पहचान से कुछ सामान लिया, कपड़े वपड़े लिए, कोई 15-20 सूट लिए 49,000 के, और उसमें 5,700 या 600 सेल्स टैक्स था। अब ये छोटा ताजिर इसको किस तरह मेंटेन करेगा? छोटा ताजिर तो नहीं मेंटेन कर सकता। अगर आप ये कहते हैं कि जो छोटे शहरों की दुकानें हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन करेंगे? वो तो अनपढ़ आदमी है, उसको तो एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा साथ, फिर अकाउंटेंट रखेगा, वो उसका डाटा मेंटेन करेगा। अगर वो उसको 28-29 दिन के अंदर सबमिट नहीं करवाएगा, तो वो FBR उस पर जुर्माना लगा देगी। तो वो तो एक उसके लिए 3 बंदे 4 बंदे उसको फालतू रखने पड़ते हैं, और वो उसकी दुकान अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसमें आप फिर टैक्स चोर कह सकते हैं, या इसका आप मुनासिब तरीक़ाकार FBR को बना के देना चाहिए। किस हुकूमत ने ताजरों को सही मानों में रिलीफ फराहम किया है, और वो कौन से अवामल हैं कि ताजर हड़ताल पर उतर आते हैं? देखिए, ताजरान को अगर हुकूमत के हवाले से मैंने पहले गुजारिश की है कि मैं किसी हुकूमत का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी एजेंडे पे सारी चीज़ चलती है। इसके अंदर रिलीफ की बात अगर आप करें तो थोड़ा बहुत रिलीफ आप कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ताजरान को मिला है, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर। उसमें भी हमेशा फोकस ताजरान ही रहे हैं। अवामिल देखिए, जिस वक्त ताजिर को मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक बुज़दिल तरीन तबका है, ये दिलेर तबका नहीं है। मतलब दिलेर तबका इस तरीके से नहीं है कि वो उसने अपना सुबह 8 बजे 7 बजे 9 बजे जो टाइमिंग है, शटर उठाना है, ताला खोलना है, बंद करना है और चले जाना है। उसके पास अगर एक छोटा सा सिपाही भी चला जाए
तो उसको जो है वो उसकी हालत गैर हो जाती है, वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक्त अवामिल की आप बात करते हैं, तो जिस तरीके से अब आप कह दें कि इधर एक छोटी सी दुकान पर जी ये सेल्स टैक्स का यूनिट लग जाएगा और इसको आप कनेक्ट कर दें उधर से, हमेशा जो झगड़ा चलता है ताजरान का वो चलता ही ये FBR के साथ है। FBR के अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर अगर आपका प्राइस का आ जाता है, प्राइसेस का जो प्राइस फिक्स की जाती हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि शायद जो हमारे सियासतदान हैं वो अपनी तमाम गलतियाँ, अपने सब सियासतदान जितने आते हैं वो तमाम अपना वो काम जो वो वादे करके आवाम से जाते हैं, जो अपना मैनिफेस्टो वो देते हैं, उस पर वो अमल कर नहीं सकते हैं, चूँकि ये सारे इंटरनेशनल कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी कंट्रोल कभी भी एक मुल्क के कंट्रोल में आ ही नहीं सकता है ये। और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये एक रास्ते पर चल रहा है, अभी ये कुछ मुकम्मल नहीं हुआ तरक्की के हिसाब से। तो जो जिस वक़्त वो अटैक करते हैं पॉलिटिशियंस ताजरों पे, तो फ़र्ज़ कर लें कि 20 लाख ताजिर अगर या 50 लाख ताजिर है, 21.5 करोड़ आवाम है, उस 21.5 करोड़ को कंफर्टेबल करने के लिए, ये बात साबित करने के लिए कि ये चोर है, ये गलत काम कर रहे हैं, हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को 21-21.5 करोड़ के आगे क्लियर कर लेते हैं कि जी हम ठीक हैं और ये ताजिर गलत हैं। हालांकि ऐसा कैसा मुमकिन है? ऐसे मुमकिन हो ही नहीं सकता। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, प्राइसेस की बात में जिस वक्त आप एक जाएं, मतलब एक लेवल का जो भी अफसर है, कोई पॉलिटिशियंस है, कोई किसी इलाके का बड़ा है, तो वो जिस वक्त जाता है तो वो चुन के अपनी मर्जी से फ्रूट उठाता है, वो चुन के गोश्त अपनी मर्जी से लेता है, वो कहते हैं ओ आला तो आला चीज़ मेनू दो। अब जिस वक्त आप एक नेसेसरी आइटम्स के रेट आम आवाम को मद्देनज़र रख कर फिक्स करते हैं, तो वो उस क्वालिटी के होते हैं जो क्वालिटी एक मज़दूर या रेडी वाला ही अफोर्ड कर सकता है। और जब अच्छी क्वालिटी उससे ऊपर बिक रही होती है, तो या तो आप उसको रेटों से बरियो ज़िम्मा करें, क्वालिटी पे आ जाए। बाकी मैंने तो जहाँ भी मुल्कों में देखा है वहाँ पे तो वो देखते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। रेट यहाँ पे $1 की पेप्सी बिक रही है, साथ वाली दुकान पे $2 की बिक रही है, उससे आगे 75 सेंट की बिक रही है। उनका रेट्स पे तो इशू नहीं है, क्वालिटी पे इशू होता है। आपने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, इसको तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें शायद जो चीज़ें हम गुम कर चुके हैं उन्हें वापस लाना चाहिए। गुम करने वाली कौन सी चीज़ है? जब मैं छोटा होता था तो शायद ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर टीवी, तो उस पे मैं देखा करता था फसल, ये कपास की फसल, उसके लिए ये वाली सूंडी है, इसके लिए ये स्प्रे इस्तेमाल करें, वो स्प्रे इस्तेमाल करें। अब फिर उसके बाद आप आ जाए, ये हमारी कॉटन इंडस्ट्री से लिंक्ड थी चीज़, हमारी कॉटन दुनिया में जाया करती थी, इसकी कीमत लगा करती थी, हमें ज़र मुबादला आया करता था। इसी तरह हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी, हमारी स्पोर्ट्स की चीज़ें चलती थी, फुटबॉल इंटरनेशनल चलता था, हॉकी को, बैट को पसंद किया जाता था, हमारे बॉक्सिंग के ग्लव्स जाया करते थे। हमने इनको डिफरेंट तरीक़ों से, हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के टैक्टिक्स थे उनके ज़रिए उन्होंने उसको कभी बिजली महंगी करके, कभी लोड शेडिंग करके उन सबको तबाह किया, ख़त्म किया। इसकी एक फ्रेश एग्जांपल मैं आज आपको दे सकता हूँ कि आज आपकी शुगर इंडस्ट्री पर हमला है। आप साल के अंदर 2 दफ़ा 3 दफ़ा शुगर इंपोर्ट करते हैं, आप अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? मैं आपको अमेरिका की एक कैंसस स्टेट है, वहाँ पर वो साल के अंदर 3 दफ़ा गंदम लेते हैं, और गंदम के वीट के इतने बड़े पहाड़ होते हैं कि दुनिया से लोग आकर उनसे ख़रीद कर ले जाते हैं। कनाडा, अमेरिका, इन लोगों की पॉलिसी है कि आप डेयरी या एग्रीकल्चर हमारे मुल्क में ला ही नहीं सकते।
नेवर एवर आप एक अपने सामान के अंदर एक पाव चीज़ नहीं ले जा सकते, वो वाली एक पाव देसी घी नहीं आप ले जा सकते यहाँ से, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि हम खुद कफील हों और हमारे ये पैसा हमारे मुल्क के अंदर रहे। इस वक्त जो हमारे से जो आपने एक बात की है, ये इससे रिलेटेड है बात। हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ दुनिया के लिए मजदूरी कर रहे हैं। हम उसे कहते हैं वो नाड़ा पानी, नाड़ा डालने के लिए शलवार में कल्चर है हमारा शलवार कमीज का ज़्यादा, तो शायद वो भी हम चाइना से, हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही कि वो हम मैनुअल एक मतलब है 6x7 के कमरे में उसका यूनिट लग जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है वो। हम कपड़े से लेकर जूते से लेकर मतलब है खाने पीने की चीज़ों से लेकर हम अपना सारा पैसा तो बाहर भेज रहे हैं। तो ये तो हम तरक्की पजीर से वापसी की तरफ आ रहे हैं। शायद हमें तो एट द एंड मुझे नज़र आता है कि कोई कहेगा कि ठीक है भाई, अब हमारा कानून चलेगा यहाँ पर और आप लोगों को हम खुराक देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो आपका प्रॉपर सवाल है वो ये करना चाहिए कि हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपने मुल्क में ख़ुद बनानी चाहिए। अगर उनकी कीमत महंगी होगी तो कोई मसला नहीं है, हमारी फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी। अगर हम उसको सस्ता ख़रीदने शुरू कर देंगे तो हमारी फ़ीकस आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर हमारे ज़िम्मेदार का टमाटर 300 रुपये किलो बिकेगा तो उसकी फ़ीकस आमदनी बनेगी। एक मज़दूर जाकर अगर 2000 रुपये मजदूरी लेगा तो उसकी फ़ीकस आमदनी, उसकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी। जबकि हम ये करते हैं कि अपने मुल्क की चीज़ें नहीं दूसरे मुल्क से लाकर हम वो पैसा बाहर भेज देते हैं, हमारी फ़ीकस आमदनी पहले से भी नीचे आती जा रही है। आपने कहा है कि ताजर डरपोक तबका है, फिर इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि जब भी ये हड़ताल करते हैं इंतज़ामिया और हुकूमत इनके आगे घुटने टेक देती है? देखिए, वो जो आपने बात की, मैंने जो बात की वो परफेक्ट है। आप बात कर रहे हैं, उसका जवाब यही बनता है कि वो एक लॉलीपॉप दे के उनको बिठा देते हैं। ताजिर जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो महीनों के हिसाब से जो है दुकानें बंद करे। उसे पता है मैंने बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है, तो वो 2-4 एक कप चाय का पिलाया, 4 बिस्किट खिला दिए क़यादत को और वो एडजस्टमेंट बना कर उनको और एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि हम आपके साथ कर लेंगे। मैं चूँकि पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का, तो उसमें FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी से भी मेरी मुलाकात हुई और जो वज़ीर ख़जाना थे शेख हफीज़ साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हमारी इमरान खान साहब से भी इस चीज़ पर मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने 30 से 40 ट्रेड्स को बरी ज़िम्मा भी किया कि भाई हम ठीक है, ये टायर पंचर या गैस फिलिंग वाला या टायर में हवा भरने वाला, इस किस्म के छोटे छोटे कामों पर हम टैक्स और ये चीज़ें नहीं लगाएंगे। लेकिन जस्ट वो मैं तो समझता हूँ कि एक लॉलीपॉप ही चलता रहता है। हम वहाँ से एक अज़म लेकर आ जाते हैं कि चलो जी हमारी बात मानी गई, और जिस वक्त आता है बात का उसका चलने का, तो उस वक्त पता चलता है कि नहीं मानी गई, तो फिर हमें 6 महीने तैयारी में लग जाते हैं। तो वो एक आम आवाम को ये नज़र आता है कि शायद ताजरों के मसाइल मान लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन ने या पॉलिटिशियन ने वही करना होता है जो उनका दिल कर रहा होता है। और इसके अंदर अगर सबसे एक अहम बात आपसे मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान की अवाम, मैंने जितने भी मुल्क फिरे हैं उन सब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले, बहुत ज़्यादा आजिज़ लोग हैं। ये शायद आपके इन सवालों से हट के होगा। मैं इसको बड़ी दिल की इंतहा गहराइयों से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम दुनिया के तमाम मुल्कों की आवाम से बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाम है। सिर्फ हमारे इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जिस दिन हमारे इदारों ने काम करना शुरू कर दिया, आपको ये लोड शेडिंग नहीं नज़र आएगी, आपको रोड के ऊपर ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं नज़र आएगी, आपको ताजिर की कोई ख़राबी नहीं नज़र आएगी। सब चीज़ें प्रॉपर होंगी
और आप वाकई इस बात को तस्लीम करेंगे कि इदारे ठीक हो जाएं तो अवाम खुद ब खुद ठीक है। अवाम इदारे नहीं भी ठीक है तो मैं एक ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मेरे बहन भाई बाहर हैं उनसे कभी मुलाकात होती है तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका ट्रैफिक का डिपार्टमेंट अगर ये फॉल ना हो, ये अगर फाइन्स ना कर रहा हो, ये अगर आपके कैमरे ना लगे हों, तो ये अवाम इस तरह की है कि अल्लाह न करे खून से सड़कें लाल हो जाएंगी। इतने बड़े वायलेटर हैं वो, स्पीड के, मारने के, इन चीज़ों के। हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब पूरे ज़िले के अंदर, इसमें शायद ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है, लेकिन पूरे ज़िले के अंदर आपके पास इतने बंदे ही नहीं है कि वो गरीब डीएसपी लगा सके कहीं पर, वो क्या करेगा। लेकिन फिर भी आपकी एक्सीडेंट की शरह उनसे बहुत बहुत कम है। ताजर बड़े बड़े प्लाजे बना लेते हैं, लेकिन उनमें सहूलतों का फुकदान रहता है, मसलन वाशरूम ना होना, पीने का पानी ना होना। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि ज़्यादातर ताजर जो है वो किराए पे हैं। अगर मेरे अटक शहर के अंदर आप 100 प्लाजे देख लें तो 100 प्लाज़ों में से 20 या 30 ताजरों के होंगे, बाकी इन्वेस्टर हज़रात के होंगे। एक चीज़, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ताजरों ने बना लिए प्लाजे, मैं इससे चले इत्तफाक राय कर लेता हूँ, तो वो हमारे इदारे किधर हैं जो SOPs के मुताबिक जिन्होंने बनवाना है। हर कंस्ट्रक्शन के कुछ SOPs हैं। मैं आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात बताऊँ आपको, 42 साल 79 80, हमारे इसी घर पे मास्टर रशीदुर रहमान साहब ने एक रेत की गार्ड फिकवा ली। उस वक़्त वो बैलों पे आती थी। ऊपर हमने कोई छत पर ज़रा सा वो मसाला शसाला लगा के, कच्ची छतें थी तो उसकी सेटिंग करवानी थी। तो MC से इंस्पेक्टर पहुंच गया, MC अटक का इंस्पेक्टर घर पहुंच गया। मास्टर रशीदुर रहमान साहब काउंसलर भी हैं, उससे पहले 64 में वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उसके बावजूद वो पूछ रहे, सर आप बाथरूम बना रहे हैं तो आपने अप्रूवल ली है बल्दिया से? उन्होंने कहा जी आप आकर ऊपर विज़िट कर लें, मैं बाथरूम नहीं बना रहा हूँ, मैं तो जस्ट ये टीप कर रहा हूँ, ये आप देख लें। तो शायद इदारे, अगर जो आपका प्रॉपर सवाल है उसका जवाब तो यही है कि इदारा इसका ज़िम्मेदार है। इसका ज़िम्मेदार वो प्लाजे वाला नहीं है जिसने बनाया है, वो चाहे ताजिर है या इन्वेस्टर है। मतलब CNG पंप है, पेट्रोल पंप है, इनके SOPs हैं कि एक टक शॉप हो, इतना वाशरूम हो, मस्जिद का ये एरिया होना चाहिए। इसी तरह प्लाजे के भी SOPs हैं। इसमें आपके पास पार्किंग होनी चाहिए, आपके पास वॉशरूम्स होने चाहिए, आपके पास नमाज की जगह होनी चाहिए। तो वो SOPs तो इदारों ने करवाने हैं। जब इदारे आंखें बंद कर लेते हैं तो दूसरा बंदा तो कहता है चलाओ जी, 2 दुकानें फालतू निकल रही हैं। अक्सर प्लाजों में सफाई की हालत नागुफ्तबे है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इसका कंपैरिजन दुनिया के दूसरे मुल्कों से करें ना, तो उसमें फिर इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पे तो अगर मतलब SOPs पे आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो सील कर जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इदारों को इस चीज़ का पता ही नहीं है, और अगर पता है तो वो ताल्लुकात और डिफरेंट बुनियादों पर उनको छूट मिल जाती है और वो गंदगी का बायस बनी रहती हैं चीज़ें। जबकि मेरे ख्याल में अगर इदारे ठीक तरीके से काम करें तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हालांकि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसका वैसे हर बंदे को, ताजिर को ख्याल रखना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलासों में सिर्फ अहदेदार ही मौजूद होते हैं, आवाम का कोई नुमाइंदा नहीं होता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 होते हैं प्राइस कंट्रोल बॉडी के अंदर। एक तो होता है जो दुकानदार है उनके अहदेदार हैं, दूसरी एक कंज्यूमर बॉडी की कमेटी भी है। कंज्यूमर बॉडी की कमेटी भी होती है और वो उनसे हमारी बहस मुबाहिसा भी होती है। लेकिन चूंकि इसके अंदर आपको एक वर्किंग करनी पड़ती है। जब वो आप वर्किंग करते हैं, पहले कंज्यूमर बॉडी में थे कप्तान साहब थे, फिर शेख इश्तियाक साहब थे,
और आजकल कोई बुखारी साहब के हैं, मतलब वो मैडम जाफरी हैं, मतलब कंज्यूमर बॉडी में जो प्रोटेक्ट करती हैं आवाम को, और उसके अंदर रेट्स में डिबेट होती है बाकायदा तौर पे हमारी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग इसलिए नहीं शायद शामिल हो सकते कि ज़ाहिर है आपने एक मीटिंग करनी है, उसके अंदर 15, 20, 25, 30 बंदों की गुंजाइश होती है, तो उस हिसाब से वो चलता है। लेकिन आई थिंक कि हर ज़िले का अलग-अलग रेट होना और सारी चीज़ें, उसकी वजह कैरेज और उसका डिफरेंट मामलात के वो उस जगह पे प्रोडक्शन है या नहीं है। अब फैसलाबाद के अंदर चीज़ें सस्ती हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी है, वहाँ पर कैरेज का भी इशू नहीं है, यहाँ से उठाई वहाँ भेज दिया। तो जो आपका प्रॉपर सवाल था उसका तो मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर बॉडी के हमारे पास मेंबर होते हैं उसमें। बतौर ज़िली सदर अंजुमन ताजरान जी, ताजर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये पैगाम है कि आप इंतहाई ईमानदारी से और इंतहाई हुस्न सलूक से, चाहे आपसे वो ग्राहक 1 रुपये की चीज़ ले रहा है या 1 लाख की चीज़ ले रहा है, आपका दोनों से एक सा सलूक होना चाहिए। किसी को ये महसूस ना हो कि मैंने कम की चीज़ ली है तो मुझे थोड़ा इज़्ज़त कम मिली है, और जो ज़्यादा की ली है उसको सीट भी मिल गई है, चाय भी मिल गई है। तो एक तो ये है कि कल को वो वही आपका 1 रुपये वाला गाहक आपका 1 करोड़ का गाहक भी बन सकता है। तो आपको हुस्न सलूक, अपने अखलाक को किसी भी सूरत में दामन से नहीं छोड़ना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ईमानदारी, तोल के अंदर, नाप के अंदर, जो आपका क्राइटेरिया है, क्वालिटी के अंदर, इन चीज़ों के अंदर किसी भी सूरत में मैं ताजरों को कहूँगा कि वो कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, किसी को गलत चीज़ ना दें। रोज़े क़यामत हमें नहीं पता चलेगा हमारे एक गिरबान पर, अल्लाह ना करे अगर हम ऐसा करेंगे तो करोड़ों हाथ होंगे, क्योंकि हमने तो दुकान से लाखों करोड़ों बंदों को सौदा दिया है अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी में। तो इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि जिस तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक कारोबार का तरीक़ाकार है, उस तरीके से कारोबार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत देंगे। नाज़रीन, ये थे सदर अंजुमन ताजरान अटक राशिद रहमान ख़ान साहब। इस दौरान बिजली भी आती जाती रही, उसकी अगर क्वालिटी में फ़र्क आए तो उससे हम माज़रत चाहते हैं आपसे। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको किसी और इंटरव्यू में लेकर जाऊंगा, किसी और तकरीब में लेकर जाऊंगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।